हे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस पॉलिटी के परिचर्चा में जो एसएससी जीडी के सफ़रनामा में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ और बेहतर है। मैं पुनः कह रहा हूँ, भागिए मत, रुकिए, देखिए आपके मतलब की चीज़ है। आपको कितना आता है आइए आकलन कीजिए, और ये आकलन ही आपको आपकी एक सीट आपके लिए सुरक्षित करेगी। जी हाँ, जाइए नहीं, सुनिए, ये सेशन बहुत ही बेहतर होने वाला है। और मैं खूब प्रयास करूँगा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके लिए इतना करूँ कि बिल्कुल आप एकदम चार चांद लगा दीजिए एग्ज़ाम में, एक पद बिल्कुल सुरक्षित कर लीजिए। और ये जज्बा मान के रखिएगा ना कि जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, भागिए मत। देखिए, ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल की कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो भाग 4 में। भाग 4 में उल्लेख है किसका? डीपीएसपी का। डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो दोस्त कमेंट करके मुझे बताओ, डीपीएसपी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिक्र है किसका? डीपीएसपी का। और यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, या कह सकते हैं कि यह वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी क्या है? वाद योग्य नहीं है, यानी इसके आधार पर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। किसके आधार पर? डीपीएसपी के आधार पर। हम लोग जानते हैं भाग 6 में किसका उल्लेख है? राज्य का। और फिर बात करते हैं हम लोग कि भाग 3 में किसका है? नागरिकता का, सिटीजनशिप का उल्लेख है। और भाग 3 में किसका है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का। किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अब मैं आपको ये दृश्य और स्वरूप दिखाने वाला हूँ कि भारतीय संविधान का कौन, अगर इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ के चले जाओ कि आज ही मान के चलो 2-3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हैं। तो आइए मैं बताने की शुरुआत करता हूँ व्याख्या के साथ। तो पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है मेरे मित्र, भारतीय संविधान वो कैसे बना है? तो भारतीय संविधान भागों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग पार्ट कहते हैं। ये हिंदी में भाग कहेंगे और इंग्लिश में पार्ट्स कहेंगे। भागों से मिलकर बना है। भाग किससे मिलकर बना है? अनुच्छेदों से मिलकर बना है। किससे? अनुच्छेदों से मिलकर बना है। क्या? भाग। और जहाँ भाग और अनुच्छेद क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। भाग और अनुच्छेद क्या हो जाएं? समाप्त हो जाएं। वहीं से क्या शुरू हो जाती है? अनुसूचियाँ। क्या शुरू हो जाती हैं? अनुसूचियाँ। तो आप बता सकते हो भारतीय संविधान मूल रूप में कितने भागों में बटा है? 22 भागों में। तो भारतीय संविधान में मूल कितने भाग हैं? 22। वर्तमान में कितने हैं? 25। ऐसे भारतीय संविधान, अब ये भाग जो हैं, ये 22 भाग कितने मूल अनुच्छेदों में हैं? 395 मूल अनुच्छेदों में हैं। 395 मूल अनुच्छेदों में हैं। वर्तमान में लगभग 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने? 470 से अधिक। अब मैंने कहा भारतीय संविधान कितने मूल भागों में बटा है? 22 मूल भागों में बटा है। वर्तमान में दोस्त कितने हो गए हैं? 25। और ये भाग किससे मिलकर बना है? अनुच्छेद से। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 470 से अधिक। तो ये डाटा याद नहीं करना है। कहते हैं जहाँ भाग और संविधान समाप्त हो जाते हैं वहाँ अनुसूची यानी शेड्यूल्ड शुरू होता है। हमारे भारतीय संविधान की मूल अनुसूची कितना है? 8 थी और अभी वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 12 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 3 पढ़ के चले जाओ, 2 सवाल आपको मिलना है। एक तो पार्ट, भाग के 22 भाग, अनुसूचियाँ और विदेशी स्रोत, ये 3 जरूर पढ़ के जाना। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल में अभी 22 भाग हैं, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। मैं आज ही बता रहा हूँ 22 भाग नहीं पढ़ने हैं, कि जो बता रहा हूँ वही पढ़ के जाओ, वही सवाल आएगा। अभी आप देखना भी। तो अब देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको वही पढ़ना है। पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, इसको हाईलाइट करना। भाग 3 मौलिक अधिकार, ध्यान रखना। भाग 4 डीपीएसपी, ठीक है। फिर भाग 4 मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। फिर हमको ध्यान रखना है, इसके बाद फिर सीधा हम लोग ध्यान करेंगे किसको? तो इसके बाद आपको नोट डाउन करना है भाग 14 को। सीधा किसको? भाग 14 ध्यान में रखना है। भाग 14 को याद रखना है। भाग 14 के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? भाग 15, 14 में ध्यान रखना है कि संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है। 14 का में अधिकरण है। 14A में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल। भाग 15 ध्यान में रखना है, निर्वाचन। भाग 16 में ध्यान रखना है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। फिर भाग 17 ध्यान में रखना है, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध। और भाग 20 को देखना है
संविधान संशोधन, बस इतना ही याद रखना है। तो देखो, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, फिर भाग 14 संघ राज्य के अधीन सीमाएं, 14 का अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 जो है राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 20 संविधान संशोधन। इतना आप रट के चले जाओ, बिल्कुल फिक्स एक सवाल यहीं से आएगा दोस्त। पूरा 22 पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि रेयर केस में कभी 11-12 भी पूछता है, बहुत बहुत रेयर केस में। आते हैं अगले सवाल पर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल की गई है। अभी मैंने कहा मूल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मूल हैं 8, वर्तमान में कितनी हो गई 12। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भी एक भाषा इसमें शामिल है। अच्छा, इस 22 भाषा में कौन कौन नहीं शामिल है, तो याद रखना, एक राजस्थानी नहीं शामिल है, दूसरी अंग्रेजी भी हमारी 22 भाषाओं में नहीं शामिल की गई है। तो 2 को ध्यान में रखना, ये 22 भाषा में शामिल नहीं है। अगले पे बात करते हैं अगले सवाल पर कि संविधान के 52वां संविधान अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की किस अनुसूची के आधार पर दल बदल आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने के योग्य, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल। अभी मैं आपको अनुसूची पे बताने वाला हूँ कि 12 वर्तमान की 12 अनुसूचियों को 12 के 12 नहीं पढ़ने हैं, बस मुश्किल से 5 या 6 आपको पढ़ने हैं, काम हो जाएंगे बिल्कुल। आते हैं अगले सवाल पर। अब मैं आपको कुछ अनुसूचियों के पहले विशेष बता दूं, जो विशेष बड़ा महत्व का भी है कि पहली संविधान में अनुसूची का उल्लेख पहली बार 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। शुरुआत में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ी गई, जिसे हम लोग पंचायत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचायत। फिर बात करते हैं 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ी गई, जिसे हम लोग नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर पालिका कहा जाता है। अब इसके इतर आपको ध्यान क्या रखना है, अनुसूची 3 याद रखना है। अभी इस पर हम लोग बात करते हैं और किस किस अनुसूची को याद रखना है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 3 याद करके जाना। 3 में क्या उल्लेख है, शपथ। संविधान के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है। अपवाद याद रख लेना कि किनका अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो एक तो राष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे हैं राज्यपाल, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। इनका उल्लेख अनुसूची 3 में यानी शपथ में नहीं है। 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। अनुसूची 7 ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें क्या है, विधायी विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 याद रखना, जिसमें भाषा का उल्लेख है। मूल हमारे संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 हैं। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अभी 11 आपने देखा पंचायत से संबंधित है, 12 नगर पालिका। इतना याद कर लोगे, आपका एक सवाल पक्का कोई काट नहीं पाएगा। अभी यही बात हम लोगों ने किया कि 9वीं अनुसूची 1991 में जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 2 दल बदल से संबंधित है। 11वीं 73वां संविधान पंचायत से। 12वीं जो है ये 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जिसमें नगर निकाय या नगर पालिका का उल्लेख है। देखो यहाँ पर बात भी किया गया है, भारतीय संविधान में मूल 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं। अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, पर मूल रूप से कितनी थी, 8। मित्र यहाँ सुनो ध्यान से, कई बार एक सवाल आता है कि प्रारूप समिति के गठन के समय भारतीय संविधान में कितनी मूल अनुसूचियाँ थी, तब भी 8 ही लगाना। मूल कहे या प्रारूप समिति के सिफारिश की बात करें, दोनों पे 8 ही। में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, फारसी नहीं सम्मिलित है। हमारे संविधान में मूल कितनी भाषाएं थी, तो मूल 14 थी, और अभी कितनी हो गई हैं, 22। यानी कितनी जोड़ी गई, 8 भाषा जोड़ी गई। अब ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं ये पूछी जाती हैं, इनको आपको 3 संशोधन ध्यान रखना है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन। अब 21 को 71 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन। 3 संशोधन
संशोधन से जोड़ी गई। 8 भाषाएं कितने संशोधन जोड़ी गई? 3। 21, 71, 92। 21, 71, 92 ये 3 याद रखना है। कितने संशोधन से? 3 से। 21वां संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां। 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। बिल्कुल ट्रिक से रटो और याद कर लो, आज से रटना नहीं पड़ेगा। 71 से जोड़ी गई 3 भाषा, उसका ट्रिक क्या है? नमक। ने से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। याद रखना, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। BDMS, BDMS। B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। देखो कितनी भाषा हो गई? सिंधी 1, नेपाली 2, मणिपुरी 3, कोंकणी 4, बोडो 5, डोगरी 6, मैथिली 7 और संथाली 8। यही 8 भाषाएं जोड़ी गई। याद रखना कितने संशोधन? 3। 21, 71, 92। 21 से सिंधी, 71 से नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92 से BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? जब भारतीय संविधान को, अभी मैंने बात किया ना कि ऐसे प्रश्न से खूब सावधान रहना, आयोग आपको भटकाने का प्रयास करता खूब है। तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही। मूल रूप से कुल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थीं और अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3 में, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? मूल अधिकार को ही कहते हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकार की, तो इसका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने का? 6 का। पहले कितने थे? तो मूल अधिकार में मूल रूप से 7 अधिकार थे। कितने? 7 थे, पर वर्तमान में कितने रह गए? 6। एक हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरसित करके अनुच्छेद 300 खंड ए में जोड़ दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा है? मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार? एक वैधानिक अधिकार है। तो 6 अधिकारों की बात करें, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार या अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो इसका उल्लेख मिलता है किसमें? भाग 15 में, यानी जिसे चुनावों पर यानी निर्वाचन का। तो भाग किस भाग में? भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 5 में संघ का है। ठीक है। भाग 20 में अभी हम लोगों ने बात किया किसका है? संविधान संशोधन का है। किसका है? संविधान संशोधन का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? अभी हम लोगों ने पढ़ा 5, देखो 22 भाषाएं। बार बार रिपीट कर रहा है सवाल। तो मूल 14 थी, वर्तमान में कितनी हो गई? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? वही सवाल फिर रिपीट कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है? गैर न्याय संगत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी संहिता। ये गैर न्याय संगत है ये स्वरूप। ठीक है, यानी इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 खंड ए में किया गया है, जो DPSP का हिस्सा है। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का अधिकार का उपबंध किया गया है? तो ये उपबंध किया गया अनुच्छेद 45 में। DPSP का हिस्सा है। किसका है? DPSP का। इसी को आंगनबाड़ी शिक्षा भी कहते हैं, वहाँ पर देखरेख होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के समुदाय सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित करते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? तो अनुच्छेद 331 के तहत। पर यहाँ ध्यान रखना 104वां संविधान संशोधन के द्वारा
104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनीत को अब क्या किया गया है, निरसित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। किस संशोधन द्वारा? 104वां। और हम जानते हैं लोकसभा में कितने मनोनीत होते थे? 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नीत किए जाते थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और 1 विधानसभा में मनोनीत किए जाते थे राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है किसको? राज्यपाल को। अनुच्छेद 155 में उल्लेख है। किस में है? 155 में उल्लेख है राज्यपाल की नियुक्ति का। इसे याद रखना, ठीक है। अक्सर लोग 153 लगाते हैं। 153 में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। 56 में उसके कार्यकाल का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कहते हैं कि सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। इसके बारे में एक सवाल आता है दोस्त कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का, पर ये दोनों सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो कौन है? महान्यायवादी है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान के भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सलाह के अनुसार या स्वयं वह कार्य करेगा। कौन? राष्ट्रपति। और इसी के सब क्लाज में और भी व्याख्याएं की गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संबंध में के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43B। ये DPSP का हिस्सा है। 43B में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है? अभी ये सवाल फिर आया था, आरंभ में पहला सवाल यही था, अनुच्छेद 44। देखो ये अलग अलग शिफ्ट में एक ही सवाल को आयोग कितनी बार पूछ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संवैधानिक संशोधन। इसका उल्लेख भाग 20 में है। किसमें? भाग 20 अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया है। किसका? संवैधानिक संशोधन का। अब बात करें कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। एक तो होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि जैसे सदन में कोई मुद्दा पेश हुआ, कोई विधेयक पेश हुआ, उसको पास करना है तो एक तरफ 51 सदस्य हो जाएं और एक तरफ 49, तो एक सदस्य ज़्यादा हो जाए आधे से, तो इसे साधारण बहुमत कहते हैं। फिर कुछ है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3। और तीसरा संशोधन है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन करके। तो 3 प्रकार के संशोधन भारत में जिक्र हैं और इन्हीं के द्वारा सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? सबसे पॉपुलर और सबसे मशहूर सवाल है ये मेरे दोस्त, अनुच्छेद 51। DPSP 36 से 51 तक है, तो उसी में यह जिक्र है। इसी में पंचशील सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है? अनुच्छेद 352। हम जानते हैं भाग 18 में, किसमें? भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किसका उल्लेख है? आपातकाल का। और हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो आज तक कौन सा आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है? कमेंट करके बताओ। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? यह सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। 21 खंड ए शिक्षा कैसे क्या बन चुका है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी हम लोग पढ़े 25 से 28 तक।
जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? अब देखो ऐसे सवाल आए तो सवाल छोड़ दिया करो, क्योंकि करंट आपको आर्टिकल पता नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सवाल का आयोग हमेशा आयोग का ही माना जाता है, ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा आयोग का माना जाता है। तो इसमें सही आंसर 448 बताया गया है, पर अभी वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। पर मूल याद रखना है, मूल कितने थे? 395। भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? अभी वही बात हुआ, कितना? 395। अनुच्छेद 21 का संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है? पूंजीवाद नहीं सम्मिलित है, बाकी बंधुत्व, संप्रभु और न्याय शब्द का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारत को शांतिपूर्ण, भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, सर्वोच्च शक्ति वाले शब्द के रूप में वर्णित करता है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो भारत संप्रभु कब हुआ? 15 अगस्त 1947 के बाद। भारत के संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? यानी उस शब्द ही शामिल नहीं है, तो धर्म शब्द शामिल नहीं है, बल्कि समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है, तो यह भारत को क्या बना रहा है? सार्वभौम। भारत क्या बन चुका है? सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। सभी क्या हैं? समान हैं, यानी समता को स्पष्ट करता है। संविधान के ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे संविधान के नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कौन सा कानून संबंधित धारा में निहित है? तो यह है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, यह राज्य के विरुद्ध लोगों को गारंटी देता है। राजनीतिक अधिकार भी जनता को प्रदान करता है। क्या? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21, इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। 20 और 21 को, जो आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकार में कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 में इसका जिक्र है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब कमेंट करके मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसकी व्याख्या किए थे। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ये देखो 6 अधिकार: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे किस समिति के सिफारिश पर? ये कमेंट करके आप बताओ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाना या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में यह वर्णन मिलता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं? ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार हैं सभी निलंबित हो जाते हैं। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 19 के अलावा और भी मौलिक अधिकारों को अगर निलंबित करना चाहे तो अनुच्छेद 359 के तहत वो अन्य मौलिक अधिकारों पर भी निर्बंधन लगा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 अपवाद हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं? मौलिक अधिकार को। किसको? मौलिक अधिकार को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को काम किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में। कब? राष्ट्रीय आपातकाल में। भारत निम्नलिखित कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी वो उपभोक्ताओं के अनुकूल नहीं है? समानता का अधिकार। बाकी आपके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। पुनः वही सवाल पूछा गया है, रिपीट हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निषेध करता है संविधान अनुच्छेद 24। इनके यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ना उनका मूल अधिकार है, तो उनको किसी कारखाना, होटल, रेस्तरां इत्यादि में कार्य नहीं कराया जा सकता है। एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिक को किसी भी वर्ग का अधिकार है उसे, तो उसे अधिकार होता है सुरक्षित रखने का। किसका? सुरक्षित रखने का। स्वतंत्र भारत के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 19 में। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। हमको क्या क्या? हम बोल सकते हैं, बोलने की, विचार करने की, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की, विचार करने की, फिर सभा करने की, भ्रमण करने की, वृत्ति या व्यापार करने की, कहीं आने जाने की, निवास करने की, ये सभी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, पर उसमें से संपत्ति को स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। आखिरी सवाल आज का है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य ही क्या है? तो उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाया रखना। देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, धर्म और निरपेक्ष। तो धर्म का तात्पर्य होता है धारण करना। क्या धारण करना? अच्छे कर्म को, अच्छे नैतिक कर्म को, अच्छी बातों को। निरपेक्ष मतलब मना करना है। निरपेक्ष मतलब है मना करना है। तो यह निरपेक्ष मतलब क्या है? मना करना। धर्म मतलब धारण करना। धर्म मतलब क्या है? अच्छी चीज़ें धारण करना। निरपेक्ष मतलब मना करना। यानी राज्य कहता है कि आप जो चाहे वो चीज़ें आप धारण करें, पर राज्य कोई चीज़ें धारण, एक चीज़ धारण नहीं करेगा, बल्कि राज्य ये जो अच्छी चीज़ें सब लोग धारण कर रहे हैं इन सब की क्या करेगा? वो सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। तो धर्म मतलब धारण करना। क्या? अच्छी चीज़ें। धारेत इति धर्मा, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और राज्य कहता है कि मैं किसी एक चीज़ को धारण नहीं करता हूँ। राज्य को किसी एक चीज़ को धारण करने से मना किया गया है। तो ये मत समझना कि यह व्यक्तिगत, ये सरकार के पास, क्या भारत सरकार के पास कोई धर्म है? नहीं, भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष है। वो धारण करने से मना करता है सीधा कि आप किसी एक धर्म या मजहब को मत स्वीकार करिए, बल्कि सभी धर्म और मजहबों का सम्मान कीजिए, सभी का सुरक्षा दीजिए। तो ऐसे है ना कि कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हम हिंदू, हिंदू सीता हमारा हमारा। तो राज्य हमारा धर्मनिरपेक्ष है। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर आप नए हो तो शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगले सेशन पे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।